नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी भाई की विदाई। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दरोगा जी नए डाल के टूटे थाने में आए थे। अधिकार की पुरानी बू दिमाग में थी, अफसरी की धौंस भी थी। ईश्वर की दया से मोटे ताजे गोरे चिट्टे खासे गबरू जवान थे। डींग हाँकना उनकी आदत थी। ठाकुर बताते थे, पता नहीं कुर्मी थे कि काची। थाने में आते ही उन्होंने सिपाहियों पर रौब गांठना शुरू कर दिया। सिपाही भी एक से बढ़कर एक चंट, सैकड़ों थानेदारों की आंखें देखे हुए थे। भला इन्हें क्या गिनते। जो नए थे जी हुजूर कहकर बुरी भली सब पी जाते थे। जो पुराने थे वे मुंह पर तो कुछ न कहते, पर पीठ पीछे कल का लौंडा कहा करते। सिपाही और जमादार, हेड और मुहर्रिर सब पुरानी खराद के आदमियों ने मिलकर मिसकट कर रखी थी कि किसी मौके पर बच्चू जी को चरखा दिया जाए। दरोगा जी डाकुओं को पकड़ने के लिए बड़े उत्सुक दिख पड़ते थे। अभी तक अच्छी मुहिम से उनका वास्ता ना पड़ा था। उन्हें अपनी निशानेबाजी पर नाज था। कहा करते थे कि उड़ती चिड़िया के पर गिरा दूं। सिपाही उन्हें खूब बनाते, तारीफ के पुल बांध देते। थानेदार फूलकर कुप्पा हो जाते थे। वे अक्सर डाकुओं को पकड़ने में फेल होने वाले थानेदारों को जुलाहा कहा करते थे। उनका कहना था कि वह थानेदार ही क्या जो डाकुओं को गिरफ्तार न कर सके। क्रांतिकारी डाकुओं का जोर था। इन लोगों के आतंक से कस्बों और गांवों में घबराहट फैली हुई थी। आए दिन एक न एक वारदात नजर पड़ जाती थी। दो एक पुलिस वाले गोली से उड़ा दिए गए थे। इसीलिए वे ऐसे मौके पर भिड़ जाने से कतराते थे। पर कार सरकार बड़ा भेड़ब है, अस्ताते पछताते जाना ही पड़ता। परंतु प्रायः सदैव उन्हें निराश लौटना पड़ता। ये पढ़े लिखे जवाब मर्द नवयुवक डाकू मानो जादू के जोर से सफलतापूर्वक डाके मार ले जाते थे। मानो उन्होंने सरकार के अमन अमान को चुनौती दे रखी थी। सर्दी के दिन थे और बारिश हो चुकी थी। अभी भी आकाश पर बदली थी। ठंडी हवा तीर की भांति चल रही थी। दरोगा जी अंगीठी सामने रखे हुए कुर्सियों पर पैर फैलाए सटक मुंह में दावे फकाफक धुआं फेंक रहे थे। एक आदमी धीरे से आकर सामने खड़ा हो गया। ये दुबला पतला पीले रंग का आदमी था। इसकी आंखें गड्ढे में घुसी थीं। बदन पर साधारण धोती और कुर्ता था। सिर पर एक मैली पाग थी। उसे देखते ही हेड मुंशी ने अपने रजिस्टर से नजर उठाकर देखा और कहा, अरे तुम हो लाला, आज इधर कैसे भूल पड़े। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोला, दीवान जी, मेरी शामत आई दिखती है, मेरी इज्जत बचाइए। मैं किसी भांति बाहर नहीं निकल सकता। कुछ बोलोगे भी या गिड़गिड़ाए जाओगे। कुछ मालूम भी तो हो कि मामला क्या है। ये देखिए सरकार। उसने एक पुर्जा धीरे से मुंशी जी के सामने बढ़ा दिया। पुर्जा देखते ही मुंशी जी उछल पड़े। उन्होंने थानेदार साहब की ओर देखकर कहा, देखिए हुजूर, ये मामला टेढ़ा मालूम होता है। रिवॉल्यूशनरी पार्टी का पुर्जा है। लाला से 5,000 रुपये तलब किए हैं। दरोगा साहब ऐसे चमके मानो बिजली घूम गई हो। उन्होंने हुक्के की नाल एक ओर सरकाकर पुर्जे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, देखें देखें। पुर्जा पाकर वे गौर से पढ़ने लगे। उन्होंने मूंछों पर ताव दिया, ओंठ काटे, फिर धीरे धीरे कहा, ये काम भी उन्हीं शैतानों का है जिनकी बाबत खबरदार रहने को साहब ने लिखा है। फिर इसके बाद वे लाला से धड़ाधड़ सवाल करने लगे। दरोगा जी की सरगर्मी देख लाला जी को तसल्ली हुई। बोले, हुजूर, मेरे घर में 5 रुपये भी नहीं, 5,000 कहाँ से लाऊंगा। और ये तो धींगा मुश्ती हुई। सरकार की अमलदारी में ऐसा अंधेर। हुजूर माई बाप हैं। दरोगा जी कुर्सी से उठकर टहलने लगे। वे बीच बीच में जमीन पर पैर पटकते और ओंठ काटते जाते थे। कभी कभी एक आध शब्द उनके मुंह से भी निकल जाता था। अंत में उन्होंने मुंशी को रिपोर्ट लिखने का हुक्म दिया। फिर लाला से बोले, तो अगर तुम लिखे ठिकाने पर 5,000 रुपये न पहुंचाओगे तो वे घर में डाका डालेंगे। जी हाँ हुजूर, पुर्जे में तो यही लिखा है। ठीक 9 बजे रात को। जी हाँ सरकार। अच्छी बात है, देख लिया जाएगा। तुम किसी से गांव में जिक्र न करना, वरना वे भाग जाएंगे या आएंगे ही नहीं। मैं एक बारगी ही इन बदमाशों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, समझे। तुम बेखटके घर जाकर बैठो, हम ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। हुजूर, मैं कहीं का ना रहूंगा, गरीब बनिया हूँ। सरकार मेरी जान माल। घबरा मत बूढ़े, दरोगा जी ने बीच में बात काटकर डांट कर कहा।
जा, सब ठीक हो जाएगा। लाला ने दक्षिणा निकाली, दीवान जी की गद्दी के नीचे सरका दी और कहा, मैं किसी लायक तो नहीं, पर जो बन पड़ेगा खिदमत से बाहर नहीं। बेफिक्र रहो लाला, मुंशी ने हंसती हुई आंखों से दरोगा जी को घूरते हुए कहा। लाला चला गया। दरोगा जी ने पूछा, क्यों, आसामी कैसा है? लखपति है हुजूर, आसपास के गांव में लेन देन करता है, मगर है मनहूस, मक्खी चूस। आज चंडूल फंसा है। अच्छा देखें तो कितने की बोनी हुई? ये देखिए हुजूर। मुंशी ने 100 रुपये का नोट गद्दी के नीचे से निकालकर दरोगा जी के सामने पेश कर दिया। दरोगा जी की पांचों घी में और सिर कढ़ाई में। दरोगा जी बोले, कमालुद्दीन, तुम पुराने तजुर्बेकार हो, तुम किस किस को लेकर चलना चाहते हो? और तुम्हें तो चलना ही होगा। आखिर आप करना क्या चाहते हैं हुजूर? इसके क्या मानी? डाकुओं को गिरफ्तार करेंगे? हुजूर, इस ख्याल में न रहना, बेमामूली डाकू नहीं हैं। तो तुम्हारी राय में वे जिन हैं? जिन हैं या फरिश्ते ये तो खुदा जाने, मगर देवी सिंह आवाज पर गोली सर करता है, उसकी गोली खाली जाना जानती ही नहीं। और हम यूं ही गाबदू हैं मियाँ, क्या बुजदिलों की बातें करते हो? मालूम होता है बुढ़ापे में तुम्हारी अक्ल को मोर्चा लग गया है। इसके बाद उन्होंने कमालुद्दीन की तरफ से मुंह फेरकर दूसरे एक जवान कांस्टेबल से कहा, तुम कहो रामदीन, क्या कहते हो? हम सरकार के साथ सिर कटाने को तैयार हैं, जौन आप हुक्म दें वही करें, सरकार का नमक खाते हैं। बहुत अच्छे, तुम्हें साथ रहना होगा। और किसे तुम पसंद करते हो, जरा बताओ तो। सरकार, गुलाम अहमद और गोपाल पांडे भी अच्छे बांके जवान हैं, इन्हें भी ले लेना चाहिए। कमालुद्दीन ने बीच में ही रोककर कहा, हुजूर, अब बीच में बोलना ही पड़ा। हुजूर ही की तरह ये लोग भी नए रंगरूट हैं, अभी कवायदें की हैं, कभी मुहिम नहीं देखी, सिर्फ पेशाब करने वालों के दफ़ा 34 में चालान किए हैं। वे वहाँ से मुंह की खाकर आवेंगे। दरोगा जी ने क्रुद्ध होकर कहा, कमालुद्दीन, तुम बहुत तो कमज़ोर हो, मुझे साहब के पास तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। तुम्हारी राय में तुम्हारे सिवा और किसी के सिर में दिमाग ही नहीं है क्या? शह पाकर रामदीन बोला, हुजूर, कमालुद्दीन तो दरोगा होने लायक है, बेचारे को कांस्टेबल बना रखा है, हुजूर सिफारिश कर दें तो अच्छा हो। कमालुद्दीन वहां से खिसक गया और दरोगा जी ने अपनी पसंद के 8 मजबूत सिपाही चुनकर उन्हें चाक चौबंद रहने, गोली बारूद, बंदूक, किरच आदि ठीक रखने का हुक्म दे दिया। गांव कोई 6 कोस पर था। पार्टी ने तीसरे पहर ही कूच कर दिया। रास्ते भर दरोगा जी अपने दिली हौसले बयान करते जा रहे थे। भांति भांति की तजवीजें सोची जा रही थीं। इरादा पक्का था कि एक भी डाकू बचने न पाए, सब गिरफ्तार कर लिए जाएं। सब अपनी अपनी कह रहे थे, सिर्फ कमालुद्दीन चुप था। वह चुपचाप कुछ सोचता हुआ चल रहा था। गांव के कुछ फासले पर एक नाला था, उस पर एक पुराना पुल था। नाला सूख गया था। ये सदर सड़क से जरा हटकर था। इसके पास ही 3-4 बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पहुंचते ही कमालुद्दीन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और बोला, दरोगा जी, यही जगह ठीक है, यही हम लोगों को ठहर कर देखना चाहिए कि क्या होता है। ये क्यों? मैं तो मौके पर रहूँगा। हुजूर, आपके बाल बच्चे हैं, आप नौजवान हैं, नौकरी में पेट भरने जितनी तनख्वाह मिलती है, जान देने जितनी नहीं। आप पहली बार मुहिम पर आए हैं, वे लोग पक्के खिलाड़ी हैं। आप मतलब से मतलब रखिए, वरना यहाँ से जीता जागता लौटना मुश्किल है। संध्या हो रही थी। दरोगा जी और कांस्टेबल सभी ने कमालुद्दीन की बात सुनी, सब सन्न हो गए। दरोगा जी का धीरज भी अब भागने लगा और जोश भी ठंडा पड़ गया। उन्होंने सोचा, चिड़िया का शिकार करना और डाकू से लड़ना एक ही बात नहीं है। उन्होंने कहा, तब तुम्हारी क्या राय है? कमालुद्दीन बोले, यहीं चुपचाप बैठिए। अच्छा, फिर इसके बाद? वे लोग शर्तिया यहीं से होकर गुजरेंगे। आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जो कुछ नजर आए देखते रहिए। हम लोग पुलिया में छिपे बैठे हैं। अच्छा, फिर इससे फायदा? कार सरकार भी होगा और जान जोखिम ना होगी। मगर लुद्दीन, वे लोग शायद आएंगे ही नहीं। हुजूर, वे जरूर आएंगे। इस मनहूस बनिए को लूटेंगे भी और हम लोग कुछ ना कर सकेंगे। दरोगा जी वहीं बैठ गए। डाकू पकड़ने का उत्साह अब बहुत कम रह गया था। उन्हें सलामती से वापस जाने में ही भलाई दिखती थी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, ये वारदातें तो रोज के धंधे हैं। क्या हम लोगों के सिर गाजर मूली हैं कि उन्हें हथेली पर लिए फिरें?
हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दरोगा जी ने सिपाहियों से कहा। क्यों भाइयों, तुम्हारी क्या राय है? हुजूर, कमालुद्दीन ठीक कहता है, यहाँ जान किसे भारू है। हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दरोगा जी ने घबराकर कहा। जाब्ते की कार्रवाई किस तरह होगी कमालुद्दीन? वह सब मैं अर्ज करूंगा, आप देखते रहिए। वह तरकीब काम में लाऊं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तब तो हम लोग यहीं से फैर करेंगे। खुदा के लिए ऐसा न करना हुजूर, इससे डाकुओं का कुछ न होगा, हमारी कमबख्ती आ जाएगी। अंधेरा बहुत हो गया था। एकाएक घोड़ों की टाप की ध्वनि सुनाई दी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, वे लोग आ रहे हैं, खबरदार रहिए। आप पेड़ पर चढ़ जाइए, हम लोग इस पुलिया में घुसे बैठे हैं। कमालुद्दीन और उसके साथी बिना विलंब किए पुलिया में घुस बैठे। घोड़ों की टाप निकट सुनाई दे रही थी। दरोगा जी अकेले पेड़ के पास खड़े थे। एक साइकिल सर से निकल गई और क्षण भर में ही सीटी की आवाज सुनाई दी। दरोगा जी को पसीना आ गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, कमालुद्दीन, मेरे जूते का फीता खोलो, फीता। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, जल्दी करो। हुजूर, खड़े मत रहिए, लेट जाइए, जल्दी करिए या पेड़ पर चढ़िए। एक साइकिल और सर से निकल गई और सीटी की आवाज गूंज गई। दरोगा जी के शरीर से पसीना बह निकला। वे लेट कर खिसकते खिसकते नाले के मुंह पर आए और बोले, कमालुद्दीन, मुझे भी यहीं छिपाओ। ओह साला, जूते का तस्मा खुला ही नहीं। कमालुद्दीन ने चुपचाप उनका मुंह भींच लिया। सवार पुल पर होकर गुजर रहे थे। एक आदमी पुलिया पर खड़ा रह गया। कमालुद्दीन ने संकेत से दरोगा जी से कहा, उसे अगर गिरफ्तार किया जाए तो बहुत मतलब हल हो सकता है। चुप रहो, साले के हाथ में छैनला पिस्तौल है, दरोगा जी ने कांपते स्वर में कहा। नायक छत पर खड़ा था। उसके एक हाथ में सर्च लाइट और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर था। दो और रिवॉल्वर उसके जेबों में थे। वह प्रत्येक डाक की गतिविधि का निरीक्षण कर रहा था और साहसिक शब्दों में अंग्रेजी में प्रत्येक को आज्ञा दे रहा था। द्वार पर दो डाकू बंदूक ऊंची किए मुस्तैद खड़े थे। गृहपति और गृहिणी बीच आंगन में चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उसके सिर पर पिस्तौल ताने एक डाकू खड़ा था। डाकघर में से माल ला लाकर गट्ठर बांध बांध कर प्रांगण में ढेर कर रहे थे। सब काम चुपचाप हो गया था। बीच बीच में बाहर के प्रहरियों की सांकेतिक सीटी, नायक की अस्फुट आज्ञा और सांप की भांति लहराती उज्ज्वल सर्चलाइट की रोशनी, बस इसी का अस्तित्व था। रात खूब अंधेरी थी। घर के एक कोने से किसी बालिका के चीत्कार की ध्वनि आई और बंद हो गई। नायक ने सांकेतिक भाषा में पूछा, क्या है, लेकिन कुछ उत्तर न मिला। तभी एकदम अचानक वो आंगन में कूद पड़ा। गृहपति से पूछा, ये चिल्लाया कौन? गृहिणी ने मर्माहत भाषा में कहा, मेरी लड़की। वह अपने कमरे में छिपी थी। तुम लोगों के डर से हमने उसे छिपा दिया था। कोई पापी उसे सता रहा है। हाय, तुम्हें भगवान का भी भय नहीं? गिरहड़ी ने हृदय विदीर्ण करने वाली हाय की। नायक बिजली की भांति लपक कर वहां पहुंचा। देखा एक किशोरी बालिका धरती पर बदहवास पड़ी है। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा है और वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं। डाकू उसके साथ पाशविक कर्म करना चाहता है। बालिका इस अवस्था में भी छटपटा रही है। वो डाकू कुछ करता इससे पहले ही नायक की गोली ने उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बालिका के मुंह से वस्त्र खोला और सहारा देकर खड़ा किया। गोली चलने और एक आदमी की खोपड़ी चूर चूर होने तथा अपने ऊपर भयानक आक्रमण होने से बालिका बहुत ज्यादा डर गई थी। वह थर थर कांप रही थी और उसकी दृष्टि जमीन पर झुकी हुई थी। वो रो भी न सकती थी। नायक ने धीरे से घुटने के बल बैठकर करुण कोमल स्वर में कहा, बहन, इस पतित पापी को क्षमा कर दो। ये दुष्ट अब तो पूरा दंड पा चुका है। बालिका ने साहस करके नायक की ओर देखा। वह कुछ देर स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। अभी भी नायक के हाथ में पिस्तौल थी। नायक घुटने के बल सिर झुकाए खड़ा बहन क्षमा, बहन क्षमा शब्द बार बार कह रहा था। बालिका साहसपूर्ण नायक के पास आई और उसका नकाब पकड़कर खींच लिया। तब तो अंगार के समान नायक का मुख, नाम मात्र की रेखा के समान उसकी मूछें और आंसू से भरे हुए उसके नेत्र, अनुनय के लिए फड़कते हुए ओंठ, ये देखकर बालिका स्तब्ध रह गई। उसने रोना चाहा पर रो न सकी, क्रोध करना चाहा पर क्रोध भी न कर सकी। उसने नायक की ओर से मुंह फेर लिया।
नायक धरती में लेट गया। उसने बालिका के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बालिका का भय बहुत हद तक दूर हो गया था। उसने कुछ क्रुद्ध और कुछ दुख भरे स्वर में कहा, ऐसे भले हो तो ये काम क्यों करते हो? बालिका के ओंठ कांपने लगे थे। युवक ने कहा, बहन, ये सब इस अभागे देश के लिए, जिसके लिए हमने प्राण और शरीर दे दिया। इस धन का खरीदा हुआ अन्न का एक दाना भी हमारे लिए गौ मांस के समान है। हम निरुपाय होकर ही ये सब करते हैं। फिर इसे क्यों मार डाला? इस पापी का अपराध इससे भी अधिक था। ये दंड पाकर भी ये अभी पाप से उन्मुक्त नहीं हुआ जब तक तुम क्षमा न करोगी। इसने हमारे दल को छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वी भर की स्त्रियां हमारी बहनें हैं। ये तो हमारा व्रत है। युवक और नायक का सुंदर मुख लाल हो गया। उसके चारों ओर उज्जवल आभा फैल गई। उसने टपाटप आंसू गिराते हुए कहा, बहन, इस पापी को क्षमा कर दो, वरना मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। उसने पिस्तौल उठाकर अपने सिर पे लगा ली। बालिका दौड़ी। उसने पिस्तौल युवक से छीन ली, फिर क्षण भर चुप खड़ी रही। इसके बाद उसने भारी स्वर में कहा, खड़े हो जाओ, जमीन में क्यों पड़े हो? युवक बोला, मेरे साथी को जब तक तुम क्षमा न करोगी खड़ा न होऊंगा। या तो क्षमा करो या फिर मुझे गोली मारो। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है, उसमें अभी भी 4 गोलियां हैं। निशाना साधने की जरूरत नहीं, मेरी खोपड़ी में लगाकर घोड़ा दबा दो। युवक नायक की आंखें सूख गईं। उसके स्वर में तीखापन भी था। बालिका आगे बढ़ी। उसने उस युवक का हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो, पहले क्षमा करो। क्षमा किया। बालिका रोने लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई। युवक ने उसका आंचल आंखों से लगाया और कहा, बहन, अपने भाई को कुछ आज्ञा करो। बालिका चुप रही। युवक ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो हम ये धन नहीं ले जाएंगे। कहो, क्या कहती हो? बालिका अब भी कुछ न बोली। युवक को कुछ देर बालिका की ओर देखता रहा, फिर वहां से तेजी से बाहर आ गया। बाहर लूट का सामान इकट्ठा था। सब डाकू चुपचाप नायक की प्रतीक्षा में खड़े थे। नायक ने अधिकार संपन्न स्वर में कहा, यहाँ से एक भी पाई नहीं जाएगी। तुम लोग बाहर चले जाओ। वहां उस कमरे में तुम्हारे साथी का शव पड़ा है, उसे भी ले जाना होगा। शव को लेकर डाकू लौटने लगे। सबके पीछे नायक नीचा सिर किए जा रहा था। पीछे से किसी ने मृदु स्वर से पुकारा, ठहरो। युवक ने रुककर देखा, बालिका थी। वह लौटकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, बोलो, क्या कहती हो? लौटे क्यों जा रहे हो? कुछ लेकर क्यों नहीं जाते? ये सब हमारी मर्जी है, हम लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या नाराज हो गए? बालिका रो उठी। नायक की भी आंखें भीग गईं। उसने कहा, तुम्हारा क्रोध भाई के ऊपर से नहीं गया, उस भाई के ऊपर से जिसने जीवन और मृत्यु तक साथ देने वाले साथी को पागल कुत्ते की भांति मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसने एक बहन का अपमान किया था और जिसने उस पाप को अपने हृदय पर ग्रहण कर क्षमा मांगी। तुम लोग हमारी अज्ञात बहनें हो, जो उन साहसी भाइयों के दुख को नहीं जानती हो, जिनके हृदय धाए धाए जल रहे हैं और जिन्होंने जवानी की सारी वासनाएं त्याग कर संन्यास ले लिया है, जो फांसी की रस्सियां गले में डाले मृत्यु को ढूंढते फिरते हैं, जिन्होंने मृत्यु को बरा है और जिनसे अपनी लाखों बहनों का नंगा भूखा रहना नहीं देखा जाता। तुम लोग उनसे सहानुभूति तक नहीं रख सकती। तुम्हारे छोटे से घर की चारदीवारी ही तुम्हारे जीवन और अस्तित्व का केंद्र है। तुम भारत की अयोग्य पुत्रियां हो। जब तक तुम स्वार्थ और अज्ञान के गड्ढे में हो, देश की करोड़ों बहनों की गुलामी दूर नहीं हो सकती। युवक की बातें सुनकर बालिका रो रही थी। उसने धीरे धीरे आकर युवक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे तुम ले जाओ, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारा दिल दुखेगा। युवक बोला, तुम न ले जाओगे तो मैं जान खो दूंगी। युवक और नायक ने साथियों को संकेत किया। वे रुक गए। वे गृहपति के पास आकर बोले, क्या आपके पास और धन संपत्ति है? अब कुछ नहीं है, इसमें से जितना चाहे रख लो। बालिका की मां प्रभावित हो रही थी। उसने एक भारी सा सोने का जेवर उठाकर कहा, बैशाख में तुम्हारी बहन की शादी करनी है, उसके लिए ये काफी है। मेरे पुत्रों, जाओ, ये सब तुम ले जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। युवक ने गिरहड़ी के पैर छुए। साथियों ने गट्ठर उठाए और चल दिए।
बालिका युवक के पीछे जा रही थी। जब उसने दौड़ी से बाहर कदम रखा, उसने पुकारा, भाई। युवक हर्षोद्रेक सा बेहाल होकर लौटा। कहो बहन, क्या कहती हो? तुम्हें आना पड़ेगा, बालिका ने मंद मुस्कान से कहा। उस अभेद अंधकार में वह बालिका की मुस्कान को देख तो न सका, पर अनुभव करके बोला, आऊँगा, जरूर आऊँगा बहन। अच्छा, नाम तो बताओ। देवी सिंह। अच्छा, बैशाख कृष्णा तेरस, याद रहेगा। अगर स्वाधीन रहा तो जरूर आऊँगा। आना ही पड़ेगा। अरे आऊँगा, जरूर आऊँगा बहन। नायक हंस पड़ा, फिर रो पड़ा। उसने बालिका के पैर छुए और मंडली सहित अंधकार में डूब गया। दरोगा जी, अब आप निकल आइए। वे लोग चले गए। भाई अच्छी तरह देखभाल लो। अरे बेखटके निकल आइए, कोई नहीं है। दरोगा जी ने निकलकर वर्दी झाड़ी और जूते के फीते कसते हुए बोले, इन साले जूतों ने आज मरवाया था। कमालुद्दीन ने कहा, खैर अब जाब्ते की कार्रवाई करनी चाहिए। जाब्ते की कार्रवाई कैसी? 2 सिपाहियों को गांव के पूरब की ओर जाकर फायर करने को कहिए। 2 सिपाही पीछे से हवा में फायर करें। आप यहीं से तमंचा दागना शुरू कर दें। वर्दी फाड़ डालिए और सिपाहियों की वर्दियां भी फाड़ डालिए। लेकिन इसके क्या माने? अरे आखिर डाकुओं से मुठभेड़ भी क्या कोई मामूली चीज है? दरोगा जी इस भय की घड़ी में भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, उस्ताद, तुम्हारी अक्ल को हम मान गए। उन्होंने पिस्तौल ऊंचा करके 4-5 फायर किए। कमालुद्दीन ने मातादीन की पीठ पर हाथ मारकर कहा, देखते क्या हो, पूरब की ओर दौड़ जाओ। हाँ, वर्दी को फाड़ लेना और 2-4 हवा में फायर कर दो। थोड़ी ही देर में बंदूकों और पिस्तौलों की आवाज सुनकर गांव भर में हलचल मच गई। दरोगा जी वर्दी फाड़े, नंगे सिर कीचड़ में सने हुए दल बल सहित लाला के घर पर आ धमके। साथ ही गांव के हजारों आदमी थे। लाला नीचा सिर किए बाहर आए। दरोगा जी पलंग पर बैठ गए और बोले, रिपोर्ट लिखाओ लाला। आज जान हथेली पर रखकर डाकुओं का मुकाबला किया है। कहो, क्या क्या गया और क्या क्या बचा? लाला जी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, आपकी दया से डाकू भाग गए। बेभाई की विदाई कुछ भी न ले जा सके। दरोगा जी की बाछें खिल गईं, परंतु कमालुद्दीन चक्कर में थे। उन्होंने संकेत से दरोगा जी से कहा, यहाँ तो कुछ दाल में काला नजर आता है। ये क्या? ये नामुमकिन है कि डाकू बिना कुछ लिए भाग जाएं। हाँ, ये तो साफ है। फिर लाला ऐसा क्यों कहता है? यही तो पूछना चाहिए। दरोगा जी ने डपट कर कहा, ठीक, रिपोर्ट लिखाओ। कमालुद्दीन, ले जाओ, जरा लाला के होश ठीक कर दो। यहाँ ये घबरा रहे हैं। कमालुद्दीन लाला को एक तरफ ले गया। कुछ क्षण में बातचीत समाप्त हो गई। मुनासिब रिपोर्ट लिखकर दरोगा जी दल बल सहित वहीं सो गए। सुबह उनके लिए पूरियां तली गईं। खूब डांट कर मुट्ठी गर्म करके दरोगा जी ने थाने की राह ली। रोज नामचे में लिखा गया। खादिम खुद मौके पर चंद बहादुर सिपाहियों को लेकर पहुंचा। डाकू 40 के करीब थे और सब हथियारबंद। रात भर गोली चलती रही, यहाँ तक कि मेरी और सिपाहियों की वर्दियां भी फट गईं और चोटें भी आईं। मगर चूंकि डाकू बहुत ज्यादा थे और सब हथियारों से लैस थे, वे सब भाग गए, मगर डाका न पड़ सका। कहना नहीं होगा कि दरोगा जी की कारसाजी की खूब तारीफें की गईं। बैशाख तृष्णा तेरस थी। कृष्णा का आज ही विवाह था। घर में धूम थी। बारात आ गई थी। ज्यों त्यों दिन ढल रहा था, कृष्णा का उद्वेग बढ़ता जाता था। वह प्रतिक्षण देव सिंह के आने की प्रतीक्षा में थी। संध्या हो गई, दिए जल गए, द्वार पर बाजे बज रहे थे। बारात भोजन कर रही थी। लोग दौड़ धूप कर रहे थे। कृष्णा अब भी उस आगंतुक की प्रतीक्षा में थी। एक दुबला पतला युवक आया और इधर उधर देखकर घर में घुस गया। उसका वेश साधारण था। उसने गृहपति को पहचान कर कहा, लाला जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। देवी सिंह आ जाएगा। लाला को भी उसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने सतर्क दृष्टि से युवक को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं देवी सिंह का संदेशा लाया हूँ। लेकिन वे कहाँ हैं? मैं ये नहीं बता सकता। कृपा कर क्षण भर के लिए कृष्णा बहन से मेरी मुलाकात करा दीजिए। लाला ने चुपचाप उसे कृष्णा के पास पहुंचा दिया। कृष्णा ने उसे देखा और कहा, क्या वे ना आ सकेंगे? नहीं बहन, ये संभव ही ना रहा। उन्होंने क्षमा मांगी है और आशीष दी है। लेकिन वे हैं कहाँ? बालिका आशंका से पीली पड़ गई। निकट ही, पर देख न सकोगी। क्या कैद हो गए? सब कुछ हो गया बहन।
क्या हो गया? खुलासा कहो। नहीं, आज इस समय ये बातें कहने योग्य नहीं। युवक ने बड़ी ही कठिनाई से अपने उमड़ते हृदय को रोका। बालिका एकदम सूख गई। उसने कहा, तुम्हें कहना होगा। नहीं बहन, कह ना सकूंगा। कहो कहो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। वह रोने लगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता बहन। उन्हें फांसी की सजा हो गई है। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसके मुंह से बोल न निकला। युवक ने दूसरी ओर मुंह फेरकर कहा, कल प्रातःकाल 5 बजे उन्हें फांसी होगी। आज का मंगल कार्य समाप्त होने के ही लिए उन्होंने 1 सप्ताह की अवधि ली थी। बालिका अब भी मुंह फाड़े खड़ी थी। ये बेंत की भांति कांपने लगी। वह मूर्छित सी हो रही थी। युवक ने गृहिणी की सहायता से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कहा, बहन, मैं तो समझा था तुम वीर भाई की वीर बहन हो, तुम सब सुनोगी। मुझ में साहस है, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। नहीं बहन, अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो वे कल हंसते और गीत गाते हुए फांसी पर न जाएंगे। वे विरोध करेंगे और उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। यही उनका निर्णय है। क्या ये ठीक होगा बहन? उनकी आज्ञा क्या है? बालिका ने रोते हुए कहा, यही कि तुम्हारा विवाह ठीक ठाक सकुशल समाप्त हो। विवाह हो जाएगा, तुम देख लेना। बालिका के चेहरे पर मुर्दनी छा रही थी, पर आंसू न थे। उनका एक और भी संदेश है। अच्छा, वह क्या है? उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी जैसी वीर बालाओं को देश के लिए बलिदान होने की जरूरत है। उनसे कहना, मैंने आज से अपने प्राण और शरीर देश के लिए दिए, पर मैं उनका पथ ग्रहण न कर सकूंगी। बहन, प्रत्येक प्रतिभाशाली मस्तिष्क अपने पथ का निर्माता है। एक निवेदन और है। युवक ने बगल से नोटों का एक बंडल निकाला और कहा, कुल 10,000 हैं। जब तक हम में से कोई एक भी जीवित है, आज से इसी समय प्रति वर्ष इतनी ही रकम आपको इसी स्थान पर मिलती रहेगी। आप चाहें जहां भी रहें, आज के दिन इस समय यहीं उपस्थित रहें। उसने नोट बालिका के आगे बढ़ाए। बालिका ने कहा, जब तक तुम में से एक भी जीवित है, ये रकम तुम मेरी तरफ से देश के किसी अच्छे काम में लगाते रहो, पर प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में ये रकम किसी अनुचित मार्ग द्वारा प्राप्त न की जाएगी और किसी भी हिंसक उपयोग में न लाई जाएगी। आपकी आज्ञा का यथावत पालन होगा और आपको उसकी कैफियत मिल जाएगी। इसके बाद बातचीत बंद हुई। विवाह मंडप में मंगल वाद्य बज रहे थे। पुरोहित उपस्थित थे। बालिका चुपचाप विवाह वेदी पर जा बैठी। विवाह कार्य संपन्न हुआ। युवक उसी रात विदा हो गया। वह जेल के फाटक पर उपस्थित थी। विवाह की हल्दी उसके शरीर पर थी और कंगना हाथ में। लाश उसने ले ली। उसने देर तक उस वीर युवक का तेजपूर्ण मुख देखा। अभी भी शरीर में कुछ गर्मी और चेहरे पर लाली थी। उसने अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा, रोली का टीका लगाया, राखी भी बांधी और माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद उसने वहीं खड़े होकर मन ही मन कुछ प्रण किया और चल दी। तो दोस्तों, ये कहानी थी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी, जिसका नाम था भाई की विदाई। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।